Hello Science Explorers, welcome to Biocation Academy. I am your educator Sumita Katil और आज मैं आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। मैं आप लोगों को ब्रीफ करूँगी जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व थे डीएनए रेप्लिकेशन में एंड फीचर्स ऑफ रेप्लिकेशन और उसके साथ जुड़ी हुई उसकी मशीनरी के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बायोकेशन एकेडमी का थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती हूँ जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। बायोकेशन एकेडमी उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल क्लूलेस हैं, जिन्हें नेशनल एग्ज़ाम्स जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। ऑल्सो टीचिंग एग्ज़ाम्स सच एज टैट, PGT, TGT and CUET exams, Common University Entrance Test exams, such undergraduate and postgraduate exams. So Biocation Academy में हम बच्चे को बोथ मोड्स में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। हमारी जो अप्रोच रहती है वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रहती है बिकॉज अल्टीमेटली हार्ड वर्क मैटर करता है, बट व्हाट मैटर्स is the smart preparation and the strategic approach towards the exam. So we deal with that and हम daily practice papers provide करते हैं, unit wise test रहेंगे, PYQs आपको दिए जाएंगे and individual attention रहेगी with doubt solving and personalized guidance. ओके, सो हमारा CSIR का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम May 15, सो यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड देयर विल बी अर्ली बर्ड डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 5. Okay, so please contact us on the given numbers and you can also visit us at our offline site SU51 Sector 20C Chandigarh and please do follow us on our Instagram Biocation Academy and for more such videos, interactive lessons and जिसमें हम कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्रिस्प और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, यूट्यूब चैनल बायोकेशन अकेडमी एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली जो है इट वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक एंड वॉटसन ने जब अपना मॉडल दिया था डीएनए का, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि इट हैज़ नॉट स्किप्ड आवर माइंड दैट डीएनए जो है उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस रहते हैं वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी होते हैं एक दूसरे के साथ। सो इसी रीज़न से डीएनए जो है उसके पास पावर रहेगी कि वो अपने दोनों स्ट्रैंड्स से न्यू स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज कर सके, राइट। सो जब भी डीएनए सेल डिवाइड करता है उसका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है सो दैट इक्वल कॉपीज़ जो हैं वो बोथ सेल्स में जाएं। ना इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स पुट फॉरवर्ड किए गए बाय वेरियस साइंटिस्ट। सो सबसे पहला मॉडल जो था इट वाज कंजर्वेटिव मॉडल। सो कंजर्वेटिव मॉडल जो है, इस मॉडल ने कहा कि जो डीएनए का स्ट्रैंड रहता है, ठीक है, नाउ बोथ डीएनए स्ट्रैंड जो हैं वो एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं और एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं। सो आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा, न्यू डीएनए सिंथेसाइज होंगे एंड फ्रॉम द प्रीवियस वन, बट उसके बाद क्या होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड जो हैं वो दोबारा से रीएसोसिएट हो जाएंगे और जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुए थे उनसे वो अलग से रीएसोसिएट होंगे। सो एक कंप्लीट आपको जो डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा उसके दोनों ही स्ट्रैंड जो होंगे दैट विल बी न्यू स्ट्रैंड्स एंड जो दूसरे स्ट्रैंड्स होंगे वो कंप्लीटली पेरेंटल स्ट्रैंड्स होंगे, दैट मीन्स ओल्ड वन। सो इन सच अ वे डीएनए जो है उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद डीएनए अपने आप को कंप्लीटली रिस्टोर कर लेता है, उसके दोनों ही स्ट्रैंड्स कंजर्व्ड रहेंगे एंड दिस इज व्हाट कंजर्वेटिव मॉडल्स है। सेकेंड मॉडल केम द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल।
सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ने कहा कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट आउट होते हैं एंड उसके बाद आफ्टर 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हर ओल्ड स्ट्रैंड जो है इसके अगेंस्ट इसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी में एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है. सो इन सच वे जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, इट हैज़ 1 ओल्ड स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड. सो इन दिस वे डीएनए में एक ओल्ड स्ट्रैंड रहता है, सो इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव नेचर बोला गया डीएनए का. थर्ड मॉडल जो था दैट वाज डिस्पर्सिव मॉडल. इस मॉडल में बताया गया कि जो डीएनए का स्ट्रैंड रहता है उसमें फ्रेगमेंट्स में डीएनए सिंथेसाइज होगा, न्यू स्ट्रैंड्स रहेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यू फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड देन उसी के बाद इसमें डिस्पर्स्ड रहेंगे ओल्ड स्ट्रैंड्स, देन उसके बाद अगेन न्यू स्ट्रैंड. सो इन सच अ वे एक डिस्पर्सिव वे में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा. नाउ द क्वेश्चन वॉज कि इन तीनों मॉडल में से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा था जो सेल फॉलो करते हैं. सो हियर नेक्स्ट केम द डिस्कवरी एंड डिस्कवरी ऑफ हाउ डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली वर्क्स एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. सो इसके लिए मिस सेल्सिल एंड स्टैल जो थे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. सो दे गेव अ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस दैट डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर की होती है. सो फॉर दिस इन्होंने अपना मॉडल ऑर्गेनिज्म जो चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए, इट वाज ई कोलाई. सो इनका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ई कोलाई के डीएनए को पहले तो बहुत सेवरल जनरेशन्स के लिए N14 मीडियम के अंदर ग्रो करवाया. नाउ N15 मीडियम में ग्रो करवाया. N15 मीडियम जो है N15 जो है इट इज़ अ हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. राइट एंड कंपेयर टू द रेडियो आइसोटोप्स ये मच स्टेबल होता है. सो इट डजंट डिके वेरी फास्ट. सो इसीलिए इस हेवियर आइसोटोप को यूज़ किया गया ताकि पता लगाया जा सके कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनमें एक्चुअली कौन सा वाला डीएनए कौन सा वाला नाइट्रोजनस बेस जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है, हेवियर वाला या फिर नॉर्मल N14 वाला. सो फॉर दिस आफ्टर ग्रोइंग द ई कोलाई इन N15 मीडियम सारी जनरेशन्स में क्या हुआ, N15 जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया था. एंड इसको कंफर्म करने के लिए ये दे यूज्ड अ टेक्निक नोन एज सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम. सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन. एंड ऑल्सो इसको हम बायोन्ट डेंसिटी ग्रेडिएंट भी बोलते हैं. राइट. सो इस टेक्निक में व्हाट दे डिड वाज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके हेवियर आइसोटोप जो था N15 जो था उसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दी एंड इन्होंने यूज़ किया यहाँ पे हेवियर सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड. सो व्हाट Meselson and Stahl did was
इन्होंने एक हेवियर सॉल्ट यूज़ किया सीजियम क्लोराइड का, जो एक्चुअली में एक ग्रेडियंट बना देता है डेंसिटी का, राइट। सो लाइट टॉप पे जो है वो लाइट डेंसिटी रहेगी एंड बॉटम पे जो है वो हैवियर डेंसिटी रहेगी इस सॉल्ट की। नाउ N15 जो कि एक हैवियर आइसोटोप था, सो इट सेटल डाउन एट द बॉटम, और वहाँ पे उसने एक बैंड दिया। सो इन सच अ वे दे कन्फर्म दैट कि जो N15 में इकोलाई ग्रो किए गए थे, उन सब सेल्स में, उन सब जनरेशन्स में जो है N15 इनकॉर्पोरेट हो गया था। नाउ द क्वेश्चन वॉज कि क्या अगर इस N15 मीडियम के DNA के इकोलाई सेल्स जो हैं, अगर वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, तो क्या जो नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेसिस इनकॉर्पोरेट होंगे, क्या वो आगे भी शो होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, एंड हाउ DNA वॉज बीइंग कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, या फिर वो डिस्पर्सिव मोड में रेप्लिकेट करेगा। सो N15 लेबल्ड इकोलाई को देन दे ग्रू इट ऑन द N14 मीडियम, तो उन्होंने N14 मीडियम पे ग्रो करवाया। नाउ इकोलाई की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये 20 मिनट्स में अपनी सेल को डबल कर लेता है। सो 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स ओनली 20 मिनट्स। सो दे ग्रू द N15 लेबल्ड इकोलाई, उनको N14 पे अब शिफ्ट कर दिया, तो जो नाइट्रोजन सोर्स अब था वो नॉर्मल N14 मीडियम था। सो आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, उन्होंने क्या किया, देन अगेन सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम कन्फिग्रेशन जो है वो कैरी आउट किया, देखने के लिए कि क्या बैंड आ रहा है, ठीक है। सो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड में उन्होंने देखा कि उनको एक इंटरमीडिएट बैंड दिख रहा था। नाउ ये इंटरमीडिएट बैंड जो है ये तभी पॉसिबल था कि एक जो DNA का स्ट्रैंड है वो हेवियर वाला था N15, एंड जो दूसरा वाला इनकॉर्पोरेट हुआ, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड था, उसने N14 जो नाइट्रोजनस सोर्स दी हुई थी उनको इनकॉर्पोरेट किया था। सो जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ उसमें सारे के सारे जो नाइट्रोजनस बेसेस ऐड हुए वो N14 वाले हुए, इसीलिए यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट बैंड देखने को मिला। नाउ इनको और ज़्यादा, अब क्वेश्चन ये था कि डिस्पर्सिव में भी इंटरमीडिएट बैंड दिखता है और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में भी डिस्पर्सिव बैंड के आने के चांसेस हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा कि डिस्पर्सिव मोड में भी क्या होता है, ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। सो चांसेस आर देयर कि दोनों ही मॉडल्स में हाइब्रिड बैंड बनने के चांसेस हैं। सो इसको डिबंक करने के लिए उन्होंने अगेन जो है इकोलाई सेल्स को सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के लिए अगेन ग्रो किया, बट द सोर्स दे यूज्ड वाज N14। सो आफ्टर सेकेंड जनरेशन 20 मिनट्स अगेन ग्रो करने के बाद, सेकेंड जनरेशन के बाद दे फाउंड 2 बैंड्स। अब यहाँ पे जब उन्होंने DNA को एक्सट्रैक्ट किया और सेंट्रीफ्यूज किया, तो यहाँ पे 2 बैंड्स देखने को मिले। एक हाइब्रिड बैंड जो कि कंफर्म कर रहा था कि सेमी कंजर्वेटिवली DNA जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, बट दूसरा जो था वो लाइट बैंड देखने को मिला। नाउ ये सिचुएशन तभी पॉसिबल थी कि अगर जो DNA है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था, जो पहले वाले यहाँ पे जो सेल्स थे उनमें जो DNA होगा उनमें एक ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा, ठीक है। जब इन्होंने अपने आप को सेकेंड टाइम दोबारा रेप्लिकेट किया होगा तो उसमें अब मीडियम जो है दैट इज N14, तो न्यू स्ट्रैंड जो है वो N14 का रहेगा और जो पिछला वाला है पेरेंटल स्ट्रैंड दैट विल बी N15। बट यहाँ पे ओल्डर स्ट्रैंड N14 ही है ये वाला, बट जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है वो भी N14 है। सो इसी रीज़न से सेकेंड बैंड जो मिला दैट वाज लाइटर बैंड, बिकॉज अब नेक्स्ट जनरेशन्स में क्या होता जाएगा, जो मीडियम प्रोवाइड किया जा रहा है उसी के DNA जो हैं वो इनकॉर्पोरेट होंगे। सो आफ्टर थर्ड जनरेशन अगेन उन्हें लाइटर DNA अब क्या होता जाएगा, लाइट बैंड जो था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था, बिकॉज जो न्यू स्ट्रैंड अब सिंथेसाइज हो रहे थे वो N14 वाले थे, एंड N14 जो है वो कंपैरेटिवली लाइटर होता है एज कम्पेयर टू N15। सो दिस वॉज द रिजल्ट एंड दिस कन्फर्म्ड कि जो DNA है वो अपने आप को सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, एंड दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ DNA रेप्लिकेशन, दैट DNA रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। ओके,
ना इससे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ कि आपको रेशो पूछी जाती है कि आफ्टर सो एंड सो जनरेशन कितने बैंड्स जो हैं वो मिलेंगे, हैवियर बैंड्स कितने आएंगे और लाइटर बैंड्स कितने आएंगे. सो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप लोग, रेशो ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट DNA आफ्टर n जनरेशन. सो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज़ किया जाएगा दैट विल बी हेवियर हाइब्रिड DNA स्ट्रैंड एंड लाइटर DNA स्ट्रैंड की जो रेशो रहेगी दैट विल बी हेवियर DNA जो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है. बिकॉज यहाँ पे जब हमने देखा कि आफ्टर सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो ये है हाइब्रिड DNA दैट वुड बी कांस्टेंट. ठीक है, ये तो रहेगा ही बिकॉज एक पेरेंटल स्ट्रैंड जो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो तो रहेगा ही, बट जो न्यू स्ट्रैंड सब सिंथेसाइज होते रहेंगे दैट विल बी N14. सो इसीलिए यहाँ पे रेशो 1 रहेगी, एंड फॉर द लाइट स्ट्रैंड it will be n minus 1 to raised to power n minus 1 minus 1. So for example, अगर क्वेश्चनर आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेशो ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट DNA आफ्टर 4 generations, which is basically 80 minutes. So the answer will be 1:2 4 minus 1 minus 1. So 1:2 3 minus 1. So that will be 1:7. So after 4 generation एक जो है वो इंटरमीडिएट बैंड रहेगा, हाइब्रिड बैंड रहेगा जिसमें N15 रहेगा और N14 रहेगा, और जो दूसरा बैंड हमें देखने को मिलेंगे दैट विल बी लाइट बैंड्स एंड दे विल बी 7. राइट. नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं एंड आई वांट कि आप इनको सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें. राइट. सो दिस इज़ योर असाइनमेंट. आप लोगों को ये सॉल्व करने हैं, एंड द क्वेश्चन इज इन Michelson and Stahl's experiment if E. coli was allowed to grow for 60 minutes then what would be the proportion of light and hybrid density DNA molecules. Right. And the second question is a bacterium containing 100% N15 nitrogen bases is allowed to replicate in a medium containing N14 bases. After one round of duplication the result would be. Okay. So do tell me in the comment box कि क्या आंसर रहेगा इन दोनों क्वेश्चंस का. Right. Now let's move to our next topic, semi-conservative replication in eukaryotes. नाउ Michelson एंड Stahl ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था कि DNA रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर की होती है, इट वाज इन 1958. बट बिफोर दैट 1957 में जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है वो यूकैरियोट्स में भी प्रूव करी गई थी. एंड द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दिस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स वो थे J. Herbert Theol, Philip Wools, Walter Hughes. Right. Now these 3 scientists इन्होंने वर्क किया, they experimented with the root tips of broad beans जिनको हम विशिया फेबा भी बोलते हैं, with root tips of broad bean. Okay, so broad bean का scientific name होता है विशिया फेबा. Now I want from you to आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि रूट टिप्स को ही क्यों चूज किया गया इन साइंटिस्ट ने फॉर द एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो this you are going to tell me in the comment box. Okay. Now इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जो विशिया फेबा का DNA था
they labeled the DNA with the radioisotope of hydrogen tritium H3 thymidine, right? And उसके बाद they performed an autoradiography for the results. Okay, so according to their experiment, उन्होंने जो क्रोमोसोम्स थे विशिया फेवा के, ठीक है, उनको आफ्टर रेप्लिकेशन उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, H3 थाइमिडीन जो था उसको इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दे फाउंड कि मेटाफेस में जो क्रोमोसोम्स थे उन दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे वो लेबल्ड हो गए थे विद द H3 थाइमिडीन। सो ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज बोथ स्ट्रैंड जो थे उन्होंने अपना अपना न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया और न्यू स्ट्रैंड में जो है वो H3 जो थाइमिडीन था वो इनकॉर्पोरेट हो गया। सो रेड यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है ओल्ड DNA स्ट्रैंड एंड ब्लू जो है दैट इज द न्यू DNA स्ट्रैंड, राइट। नाउ इसके बाद व्हाट दे डिड वाज कि मेटाफेस में आने के बाद बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं वो सेपरेट इन एनाफेस वो सेपरेट हो गए एंड क्रोमैटिड्स जो थे वो माइग्रेट हो गए इनटू सेपरेट सेल्स। नाउ ये जो DNA थे क्रोमोसोम्स थे, अब यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करवाया गया बट दिस टाइम उन्होंने अनलेबल्ड थाइमिडीन को यूज़ किया गया, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ कि अनलेबल्ड क्रोमैटिड जो था उसने नया स्ट्रैंड बनाया। सो दिस इज कंप्लीटली न्यू DNA मॉलिक्यूल, राइट। और ये जो था, जो ये सिस्टर क्रोमैटिड थी, ये जो थी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्रोमैटिड जो थी वही लेबल थी बिकॉज ये ओल्डर वाली थी, राइट। सो अगेन दूसरे केस में क्या हो सकता है, नाउ इस केस में क्या हो सकता है कि दो केसेस हो सकते हैं कि एक कि यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू जो क्रोमैटिड है वो अनलेबल्ड रहेगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि देयर आर चांसेस कि माइटोसिस में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में अपनी आर्म्स जो हैं वो एक्सचेंज कर लें। सो दिस इज़ अ वेरी रेयर केस, बट इस केस में क्या हो सकता है कि जो मेटाफेज 2 स्टेज है उसमें अगर क्रोमैटिड्स जो हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स अपना मटेरियल एक्सचेंज करती हैं तो दोनों ही स्ट्रैंड्स में हमें लेबल DNA मॉलिक्यूल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड आफ्टर दिस व्हाट दे डिड वाज इन्होंने एक फोटोग्राफिक इमल्शन प्लेस किया टू सी कि लेबल DNA कौन सी क्रोमैटिड आर्म में देखने को मिल रहा था। सो व्हाट दे डिड वाज दे प्रिपेयर्ड अ फोटोग्राफिक इमल्शन और उसको प्लेस कर दिया ओवर द हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे जो हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन थी वो थी रूट टिप्स की, राइट। एंड इसको अलाउ कर दिया ना, इसको प्रिपरेशन को इन्होंने एक डार्क रूम में स्टोर कर दिया, डार्क, राइट। ना इसके बाद क्या हुआ, स्लाइड ने अपने आप को प्रिपेयर किया एंड बिकॉज रेडियो आइसोटोप जो हैं वो एमिट करते हैं एनर्जी को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इमल्शन प्रिपेयर रखा हुआ था रूट टिप्स के ऊपर, ठीक है, वो उस जगह पे जहाँ से रेडियो एक्टिविटी एमिट हो रही थी वहाँ से वो ब्लैक टर्न हो गया, राइट। एंड दिस बिकेम मतलब दैट बिकेम द डार्क स्पॉट्स की तरह वो विजिबल हो गए। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन पिक्चर्स में ये एक्चुअल फोटोग्राफिक इमल्शन पिक्चर्स हैं।
emulsions of root tips. Right? So you can see here both, यहाँ पे both sister arms जो हैं वो radio labeled हैं with the H3 thymidine, but here अगर यहाँ पे this is the first case जहाँ पे एक सिस्टर क्रोमैटिड आर्म जो है वो लेबल्ड रहेगी, बट दूसरी वाली जो है बिकॉज अनलेबल्ड थायमिडीन यूज़ किया गया है तो वो कम्प्लीटली अनलेबल्ड रहेगी. बट यहाँ पे जो केस है दैट इज़ द रेयर केस जहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अपना मटेरियल अगर एक्सचेंज करती हैं तो दोनों ही केसेस में थायमिडीन जो है वो देखने को मिलेगा. राइट, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय ह्यूग्स, वुल्स एंड टेओल ऑन द यूकैरियोट्स, which confirm that यूकैरियोट्स में भी सेमी कंजर्वेटिवली डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है. नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ रेप्लिकेशन जो है दैट इज द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन. सो दिस सेज दैट कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, बोथ इन प्रोकैरियोट्स and eukaryotes. Okay. Now replication जो है that basically starts from a particular point, right? तो ये जो point रहता है DNA में जहाँ से replication शुरू होती है it is known as replicon. So replicon actually में region होता है DNA का. It is a region of DNA replication from a single origin, जहाँ से replication originate करेगी. Right? So this replicon जो है यूकैरियोट्स में there are many replicons because यूकैरियोट्स में जो DNA रहता है वो लीनियर रहता है. सो वहाँ पे बहुत सारे रेप्लिकॉन्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से बहुत सारी ओरिजिन साइट्स होती हैं. बट इन प्रोकैरियोट्स बिकॉज डीएनए जो है वो सर्कुलर रहता है इसलिए दे हैव ओनली वन रेप्लिकॉन जहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होती है. सो व्हाट हैपन्स इज दैट इन इस साइट पे जो रेप्लिकॉन साइट है वहाँ पे इस तरह से रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है. एंड आफ्टर this replication bubble, this marks the initiation of DNA replication. यहाँ से DNA replication शुरू होगी. But now the question is कि किस डायरेक्शन में होगी, क्या ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर ये बोथ डायरेक्शंस में मूव करेगी. So basically DNA जो है it could move in unidirectional replication but mostly it occurs in bidirectional replication. So what happens is that अगर यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है तो ओरिजिन से जो है वो ऑपोजिट साइड पे रेप्लिकेशन जो है वो मूव करती है. सो जहाँ पे रेप्लिकेशन मूव करेगी वो इस तरह से ऐसे फोक बना लेगी एंड दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फोक, जो कि माइग्रेट करेगी टूवर्ड्स द एंटायर डीएनए एंड विल इनिशिएट द रेप्लिकेशन. बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन में क्या होता है, जहाँ से ओरिजिनेट हुई है रेप्लिकेशन वहाँ पे वो इस तरह से दो रेप्लिकेशन फोक्स जो हैं वो फॉर्म होंगी एंड देन दे विल माइग्रेट टू द ऑपोजिट एंड्स फ्रॉम द ओरिजिन से वो ऑपोजिट एंड्स पे मूव करेंगी. सो हेयर यू कैन सी एक रेप्लिकेशन फोक यहाँ पे फॉर्म हो रही है और दूसरी रेप्लिकेशन फोक जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है. सो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन में हमेशा आपको याद रखना है कि जो ओरिजिन है वहाँ पे दो रेप्लिकेशन फोक्स बनेंगी, राइट, एंड यहाँ से होते हुए दोनों ही स्ट्रैंड्स की जो है वो सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड इनके अगेंस्ट जो हैं वो न्यू स्ट्रैंड जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे. ऑलराइट, ओके. नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, राइट. सो अगर ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है, एंड दिस इज द 3' to 5' end और ये जो है दिस इज द 5' to 3' end. सो यहाँ पे पोलैरिटी बहुत मैटर करेगी बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कि जो
डीएनए की सिंथेसिस है, उसमें जो रेप्लिकेशन फोर्क्स बनती हैं दो, वहाँ पे किस तरह से सिंथेसिस हो रही है, क्या कॉन्टिन्यूसली डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है या फिर डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है। सो ओरिजिन से अगर यहाँ पर देखा जाए दिस पॉइंट, सो दिस विल बी 3'N, राइट, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस विल बी द 3'N। सो यहाँ पे क्या होगा 3' to 5'। नाउ डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है वो 5' to 3' डायरेक्शन में होती है। सो यहाँ से जो डीएनए है दैट वुड बी सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होगी। बट इस स्ट्रैंड पे जो डीएनए सिंथेसिस है, बिकॉज यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड जो है दिस विल बी 5', तो यहाँ पे जो सिंथेसिस है दैट वुड बी डिसकॉन्टिन्यूस और यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे फ्रेगमेंट्स में डीएनए डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में स्टार्ट होगी, जिनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, जिसको हम डिटेल में अभी आगे करेंगे। सो ये जो फ्रेगमेंटेड डीएनए है, जो ओरिजिन के पास वाले फ्रेगमेंट्स होंगे दे वुड बी द मोस्ट रीसेंट वन, और जो ओल्डर वाले होंगे वो ओरिजिन से थोड़ा दूर होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड। सो न्यू वाले जो हैं वो ओरिजिन के पास रहेंगे और जो ओल्ड वाले हैं वो ओरिजिन से थोड़ा दूर रहेंगे। सो दिस इज हाउ डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन अ बायोडायरेक्शनल व्हेन इट फॉलोज अ बायोडायरेक्शनल पाथ, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर इज डीएनए रेप्लिकेशन को होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये बेसिकली क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करता है, बट यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ और सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में ही सिंथेसिस कर सकता है, बट ये बिना प्राइमर के सिंथेसिस जो है वो डिनोवो सिंथेसाइज नहीं कर सकता। सो इट कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन without primer, right? So third feature जो है DNA replication का, that is that DNA replication requires a primer। primer की ज़रूरत पड़ती है because primer जो है वो एक free 3'OH end जो है वो provide करता है, जिसके ऊपर DNA polymerase आके जो है वो next न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, right? सो आरएनए प्राइमर की जो सिंथेसिस है वो प्राइमेज एंजाइम से होती है, राइट। सो दिस इज द प्राइमर एंड विच हैज़ प्रोवाइडेड, यहाँ पे OH फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा एंड इसी के यहाँ पे जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ऐड होते जाएंगे और इस टेम्पलेट डीएनए के अगेंस्ट जो है न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज that DNA replication is semi-discontinuous. Okay, so what happens is that कि DNA की जो रेप्लिकेशन होती है उसमें दो स्ट्रैंड्स रहते हैं। सो एक स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी रहती है दैट इज फॉर एग्जांपल 5' to 3', और दूसरा स्ट्रैंड जो रहेगा दैट विल बी 3' to 5'। सो जो 3' to 5' ओरिएंटेशन वाला स्ट्रैंड रहेगा, इसके अगेंस्ट जो डीएनए की सिंथेसिस होने वाली है फ्रॉम द ओरिजिन, फॉर एग्जांपल दिस इज द ओरिजिन। सो यहाँ से जो डीएनए की सिंथेसिस रहने वाली है वो कॉन्टिन्यूअस रहेगी, राइट। बट अगर हम ओरिजिन से देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस स्ट्रैंड में क्या है, दिस इज द 3' to 5' एंड, और ये हमारी ओरिजिन है। सो दिस इज द ओरिजिन जहाँ से रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हुआ है, राइट। नाउ यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला स्ट्रैंड जो है इसकी ओरिएंटेशन कैसी है। सो दिस इज 3'। अब यहाँ से जो है प्राइमर ऐड होगा एंड जो लीडिंग यहाँ से सिंथेसिस रहेगी वो कॉन्टिन्यूअस रहेगी, इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो कि 5' to 3' डायरेक्शन में रहेगी, राइट। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या है कि इस स्ट्रैंड के पास जो ये ओरिजिन के पास वाला जो ये स्ट्रैंड है दिस इज 5', इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे 5' to 3' है।
तो यहाँ पे जो डीएनए की सिंथेसिस रहेगी दैट विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो दैट मीन्स अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है दिस विल बी द न्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमर्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म होते हैं बिकॉज ये जो है वो ऑपोजिट ओरिएंटेशन है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो तो 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है, तो वो यहाँ से सिंथेसाइज नहीं करेगा ना, वो यहाँ से करेगा बिकॉज दिस विल बी द 3' एंड, तो यहाँ से इस तरफ को करेगा 5' to 3', राइट। सो इसीलिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्राइमर लगता है 5' to 3' एंड इसी के अगेंस्ट जो है वो डीएनए पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। सो इस तरह के छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो हैं वो 5' to 3' डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड में देखने को मिलते हैं, राइट। सो इसीलिए इस स्ट्रैंड को बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। सो दैट इज वाई डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसको हम बोलते हैं सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बिकॉज एक स्ट्रैंड में वो कॉन्टिन्यूअस है और दूसरे स्ट्रैंड में वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए इट इज टर्म्ड एज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। नाउ हाउ डिड सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर ऑफ डीएनए जो है वो प्रूव हुआ? सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो हैं along with his wife जिनका नाम था रीजी एंड तुनेको ओकाजाकी, so they both worked on this, so they were both molecular biologists। इन दोनों ने जो है वो स्टडी किया, एक्सटेंसिवली स्टडी किया इस फिनोमिना के ऊपर एंड दे फाउंड आउट कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो एक स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। बट हाउ डिड दे प्रूव दिस? दे यूज्ड पल्स चेज एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने एक पल्स चेज एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया ई कोलाई के साथ टू स्टडी दिस। राइट, ओके। सो कैसे कैरी आउट किया? उन्होंने जो इकोलाई के सेल्स थे उनको एक्सपोज किया, सॉरी, सो दे एक्सपोज द सेल्स विद द शॉर्ट बर्स्ट जिसको बोला जाता है पल्स, एंड इस पल्स में उन्होंने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनको यूज किया। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स which had H3 thymidine in it, right? So after a brief period of radioactive nucleotide incorporation, cells जो थे वो short intervals के लिए जो हैं वो extract किए गए थे। So for example 2 seconds, then 4 seconds, then 6 seconds and so on. So एक pulse में उन्होंने जो है cells को expose किया radioactive nucleotides के साथ and then they extracted them. And what they found out was that labeled nucleotides जो incorporate हुए थे into growing DNA molecules only in the initial few seconds. So initial few seconds में ही सिर्फ जो हैं growing DNA molecule जो थे वो incorporate हुए और उसके बाद they were not. So that gave the proof कि DNA जो है वो discontinuously जो है वो synthesize हो रहा है, right? And after that only after that what they did कि इसको और ज़्यादा elaborate करने के लिए experiment को और ज़्यादा
क्लियरर आंसर के लिए इन्होंने क्या किया कि डीएनए जो था उसको एक्सट्रैक्ट किया एंड फ्रैक्शनाइज्ड किया और एल्कलाइन सुक्रोज ग्रेडियंट में उसको डाला गया. बट बिकॉज थाइमिडीन जो है वो एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, सो इट हैज़ अ हेवियर डेंसिटी. सो जो जितने भी लेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, बिकॉज वो फ्रेगमेंट्स में हो रहे थे, ठीक है, सो इसीलिए वो टॉप पर आए, ग्रेडियंट में टॉप पोजीशन पे आए. सो अगर डीएनए कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होता तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता वो कंपैरेटिवली क्या होता, ज़्यादा होता है, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन होता, राइट. सो सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब जो है उसमें वो बॉटम पे देखने को मिलता. बट द रिजल्ट्स वर कि जो सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट थी उसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो थे थाइमिडीन इनकॉर्पोरेटेड वो टॉप पर देखने को मिले, बिकॉज उस दिस कन्फर्म कि डीएनए जो है वो फ्रेगमेंटली सिंथेसाइज हो रहा था. सो दैट इज़ वाई फ्रेगमेंट्स की जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो लॉन्गर वाले डीएनए कॉन्टिन्यूस सिंथेसाइज स्ट्रैंड से क्या रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा, इसीलिए वो टॉप पे देखने को मिला. ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ डीएनए इज दैट डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट इज़ अ हाईली, it occurs in high fidelity. Now how does this occurs is by the DNA polymerase enzyme. So DNA polymerase enzyme जो है basically ये control करता है DNA replication की fidelity को, because DNA molecule जो है वो हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ जो है वो रेप्लिकेट करना चाहिए. देयर इज नो चांस ऑफ एनी एरर एंड ये अकम्प्लिश होता है बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच कंट्रोल्स fidelity of replication. Right? So how does the DNA polymerase achieves this? Now in bacteria has a genome size of 4.6 million bases. Right? So which is 4.6 into 10 raised by 6 billion base pair. So इतने million base pair में the chance of error is only, so the chance of error is only 1 in 1000 to 10,000 rounds of replication. Right? So this is how DNA replication जो है वो highly फिडेलिटी के अंडर होती है एंड इसकी फिडेलिटी को कौन कंट्रोल करता है? डीएनए पॉलीमरेज कंट्रोल करता है. राइट? ऑल्सो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इस फिडेलिटी को कंट्रोल करता है बाय अ प्रॉपर्टी नोन एज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. डीएनए पॉलीमरेज जो है ये एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है एंड इसकी जो फिडेलिटी को कंट्रोल करने की पावर होती है वो 3' to 5' ओरिएंटेशन में होती है स्ट्रैंड के, एंड 3' to 5' एंड में अगर उसको कोई एरर दिखता है तो वो उसको प्रूफ रीड करता है. सो इस एक्टिविटी को प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोला जाता है. एंड इट्स अगर कोई भी तरह का एरर उस स्ट्रैंड में आ रहा है तो वो वहीं पे स्टॉप कर देगा प्रोसेस को, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को. राइट? ओके, नाउ कम्स द मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. कि डीएनए रेप्लिकेशन को होने के लिए व्हाट आर द सोर्सेस, क्या क्या चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन को. सो द पहली चीज जो होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए दैट इज डीएनटीपीस, डीऑक्सी डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेसेस. सो ये होते हैं डीएटीपीस, डीजीटीपीस, डीसीटीपीस एंड डीटीटीपीस. राइट?
सो दीज आर द सबस्ट्रेट्स जिनको यूज़ करके डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है अगेंस्ट द टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस जो हैं वो ए हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं एंड टी हो सकते हैं। सो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 5' कार्बन पे लगा होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। सो यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल होता है, राइबोज शुगर जो होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, उसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। सो दीज आर द फ्री डीएनटीपीज, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेट अभी नहीं हुए हैं। सो इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप्स का जो नंबरिंग रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो जो पहला फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच रहता है 5' से, दैट इज अल्फा फॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है बीटा फॉस्फेट एंड देन इज गामा फॉस्फेट, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये रिएक्शन होती कैसे डीएनटीपीज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट होते हैं, राइट। सो पहले तो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर की एडिशन होती है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डिनोवो का मतलब होता है सो डिनोवो इज सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स from simple molecules, ठीक है। एक फ्रेश तरीके से न्यू मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होना, तो ये डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता, उसको एग्जिस्टिंग एक 3' ग्रुप चाहिए है जहाँ पे जिसके आगे वो कंटिन्यू कर सकता है एडिशन ऑफ डीएनटीपीज। सो यहाँ पे क्या होगा, ग्रोइंग एंड ऑफ डीएनए जो है इसके पास एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, ठीक है। एंड ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर एक्चुअली दोस मॉलिक्यूलर स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज जो एक्चुअली में कैरी करती हैं कैरी अ नेगेटिव चार्ज ऑन देमसेल्व्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो हाउ डज द रिएक्शन अकर्स इज दैट जो ये OH ग्रुप जो है ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड बिकॉज OH ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। सो दिस विल अटैक द सो ये जो है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, राइट। सो जो लीविंग ग्रुप होने वाला है यहाँ पे वो होगा पायरोफॉस्फेट। सो पायरोफॉस्फेट जो है ये लीविंग ग्रुप रहता है, राइट, इस फॉर्म में दिस इज नोन एज पायरोफॉस्फेट, राइट। एंड जो यहाँ पे डीएनटीपी ऐड होती है तो उसका जो फॉस्फेट अटैच होता है यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन जो बनाता है दैट इज द अल्फा फॉस्फेट। गामा एंड बीटा फॉस्फेट जो हैं वो पायरोफॉस्फेट्स की फॉर्म में लीव कर जाते हैं। नाउ हाइड्रोलिसिस जो ये है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए इसकी एनर्जी जो है वो बेसिकली एक तो यहाँ से आ रही है, ठीक है। दूसरा ड्राइविंग फोर्स जो रहती है डीएनए रेप्लिकेशन की इट इज प्रोवाइडेड बाय इन्हीं पायरोफॉस्फेट की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। सो जब ये हाई एनर्जी बॉन्ड जो हैं डिसोसिएट करेंगे तो और एनर्जी मिलेगी दैट वुड अगेन drive the polymerization of the template strand,
rapid hydrolysis of pyrophosphate into 2 phosphate groups. राइट, और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इनको तोड़ने के लिए into 2 inorganic phosphate, that is phosphatase. Right? So DNA synthesis जो है it is a coupled process जहाँ पे basically it is a highly favorable reaction with a Gibbs free energy of -7 kilocalories per mole. सो नेगेटिव साइन यहाँ पे बता रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव में है. दैट मीन्स इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड फेवरेबल प्रोसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द एंजाइमोलॉजी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. एट दी ओरिजिन जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं एंड प्रोटीन जो हैं वो वहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं. राइट, सो आफ्टर द रेप्लिकेशन बबल, जैसे ही रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है नाउ द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो रहती है डीएनए रेप्लिकेशन की वो है सेपरेशन ऑफ द स्ट्रैंड्स. तो ये जो सेपरेशन ऑफ द स्ट्रैंड्स हैं ये अचीव होती है बाय द वेरी फर्स्ट एंजाइम जो ओराई पे आके मतलब ओरिजिन ऑफ साइट पे आके वर्क करता है, दैट इज हेलिकेज. सो हेलिकेज एंजाइम जो है ये बेसिकली क्या करता है, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए. राइट, नाउ सेकेंड स्ट्रैंड जो है सेकेंड एंजाइम जो है दैट इज हेलिकेज के बाद जो नेक्स्ट एंजाइम्स आते हैं, बिकॉज हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है यहाँ पे सेपरेट कर रहा है. बट आफ्टर सेपरेशन जो है बिकॉज स्ट्रैंड जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं तो दे कैन री एनील देमसेल्व्स, मतलब वो दोबारा अपने साथ एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो सकते हैं. सो टू अवॉइड दैट नेक्स्ट एंजाइम्स आते हैं यहाँ पे, नॉट एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स विच आर नोन एज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, SSBs. single strand binding proteins. Right, now the third enzyme that comes in function is topoisomerase. Topoisomerases basically they are those enzymes जो कि remove करते हैं supercoiling को. Now what happens is that कि जब भी ओराई फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दो इंटरवाइंड रोप्स को जो है वो बीच में से आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब आपने उसको सेंटर से ओपन किया तो यहाँ पे जो इंटरवाइंड रोप्स थी वो और ज़्यादा अब कॉइलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी उनकी, एंड यहाँ पे भी. राइट, सो ओराई के फ्रंट में जो कॉइलिंग होती है दिस इज नोन एज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, इसको बोला जाता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग. और जो पीछे होती है दिस इज नोन एज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग. सो इन्हीं दो तरह की सुपर कॉइलिंग्स को रिमूव करने के लिए कौन आते हैं, टोपोआइसोमेरेजेस. ठीक है, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 एंजाइम्स, टोपोआइसोमेरेजेस 1 and topoisomerase 2. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम आता है
So the next enzyme is प्राइमेज, बिकॉज अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्राइम, जैसे ही स्ट्रैंड सेपरेट हुए अब प्राइमेज आके क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा प्राइमर को, प्राइमर राइट, जिसके आगे जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो डीएनए पॉलीमरेज आके ऐड करेगा, ठीक है। सो देन इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन को कैरी आउट करेगा। राइट, उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम आता है आरएनएज एच। अब जैसे ही डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं वो पॉलीमराइजेशन कर देंगे दोनों स्ट्रैंड्स की, ठीक है, तो जो प्राइमर्स ऐड हुए हैं, बेसिकली प्राइमेज जो है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स इट विल ऐड एडेनाइन, ग्विनाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल, नॉट थाइमिडीन। सो ये आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो इनका रिमूवल बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो प्राइमर्स जो हैं दे नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो उनकी रिमूवल कौन करता है, आरएनएज एच। सो इट रिमूव्स द प्राइमर आफ्टर द पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स। Right? Now next enzyme is FEN. Now FEN जो है it is known as flap endonuclease enzyme. So ये strand basically particularly mammalian replication में पाया जाता है। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, ये भी प्राइमर की रिमूवल करता है, रिमूव्स प्राइमर, राइट। ऑल्सो यूकैरियोट्स के केसेस में एक और एंजाइम आता है विच इज नोन एज टीलोमेरेज एंजाइम। सो टीलोमेरेज स्पेसिफिकली यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स, राइट। सो दीज आर ऑल द एंजाइम्स जो कि नेसेसरी रहते हैं ना। एक और एंजाइम है, लास्ट एंजाइम इज द डीएनए लाइगेज एंजाइम। सो जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुई थी स्ट्रैंड्स की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुए थे एंड यहाँ पे प्राइमर्स की जो है, दीज आर द प्राइमर्स, ठीक है। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द प्राइमर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ प्राइमर्स, ये जो फ्रेगमेंटेड स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के जो सिंथेसाइज हुए हैं, दे नीड टू बी लाइगेटेड। इनको अब जोड़ना भी है, ठीक है, टू मेक देम कॉन्टिन्यूअस। सो दिस इज डन बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये क्या करता है, इट लाइगेजेस द Okazaki fragments. Right? So this is all about DNA replication. In our next video, we'll be talking about the process, DNA replication का जो process है वो कैसे carry out होता है in prokaryotes as well as in eukaryotes। तो हम उनका detailed account study करेंगे। prokaryotes में कैसे carry out होता है, कौन कौन से different enzymes involved होते हैं, and eukaryotes में कौन से different enzymes होते हैं, right? So keep on watching and please like, subscribe and share if you find this helpful and insightful. Thank you.